आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट मत करिए यदि आप उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज को नहीं समझ पाते हैं। मेरे एक इन्वेस्टर हैं, वो अपने पड़ोसी को इन्वेस्टमेंट करते हुए देख के उन्होंने भी सोचा मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूंगा और ऐप के थ्रू करूंगा। किसी एक कंपनी के सारे फंड्स के नाम उनके सामने आने लग गए। वो देखते हैं वहां पर लिक्विड फंड भी लिखा हुआ है, वहां पे डेट फंड भी है, वहां पे हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स हैं, वहां पे इक्विटी फंड है और इक्विटी फंड में भी लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। और वो इतने कंफ्यूज्ड हो गए, वो तय नहीं कर पा रहे थे कि मुझे करना क्या चाहिए। पड़ोसी से फिर पूछा, यार तुमने कौन से फंड में लगाया? उन्होंने पड़ोसी ने एक नाम बता दिया किसी इक्विटी फंड का, और इन साहब ने भी उसी इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। उस बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया था एक लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से इक्विटी फंड में, और जो मेरे इन्वेस्टर थे उनको इन्वेस्टमेंट करना था सिर्फ 6 महीने के लिए। आप खुद समझ जाएंगे कि हुआ क्या है। जो फंड लॉन्ग टर्म के लिए डिजाइन किया गया है, जो उनके मित्र ने, पड़ोसी ने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया था, और वो चाहते थे मुझे 6 महीने में ही उस फंड के से उतना ही रिटर्न मिल जाए जितना मेरे पड़ोसी को मिल रहा है, तो ये सबसे बड़ी गलती थी। अब जैसे एक फॉर एग्जांपल, यहाँ मेरा फंड का नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई रिकमेंडेशन का, मेरा पर्पज ये है कि आपको एक सिस्टम समझ में आना चाहिए। जैसे उन्होंने सोचा कि मैं HDFC के लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करूं। अब लार्ज कैप फंड में भी जब जाते हैं तो उनको कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे रेगुलर और डायरेक्ट। रेगुलर और डायरेक्ट ऑप्शंस में भी उनके सामने दिखता है एक ग्रोथ ऑप्शन दिखता है, एक IDCW दिखता है। तो उनको समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअली है क्या। IDCW का मतलब हो गया इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। कुछ समय पहले तक में ये सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड ऑप्शन होता था। तो अब डिविडेंड ऑप्शन में भी 2 ऑप्शन, सब ऑप्शंस अवेलेबल हो गए, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट और डिविडेंड पे आउट। अब देखिए, जब इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं तो बहुत मुश्किल होता है ये डिसाइड करना कि मुझे किधर जाना है। अब बारी आती है कि यहाँ तो HDFC म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड की एक स्कीम की बात कर रहा था मैं, जहां आप 50 अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज की बात करते हो, तो अगेन फिर एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एमफी के डेटा के अनुसार लगभग 50 म्यूचुअल फंड कंपनीज लिस्टेड है। सबसे ऊपर सबसे बड़ी कंपनियों के नाम आते हैं, SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत लंबी लिस्ट है। अब इनमें से किस कंपनी के प्रोडक्ट को आपको चूज करना है और किस कंपनी के भी कौन सी स्कीम को चूज करना है, इसका आंसर जो है ना बड़ा ट्रिकी हो सकता है। क्योंकि उन मित्र की तरह से कि वो गलत स्कीम यदि आपने चूज कर ली तो मुझे लगता है इट विल बी द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ द लाइफ। आपका पैसा डूब भी सकता है और आपके जो फाइनेंशियल गोल्स थे ना, वो पूरे होने का सवाल ही नहीं उठता। जब हम म्यूचुअल फंड कंपनीज की बात करते हैं तो उनको बोला जाता है AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जो आपके पैसे को आपके बिहाफ पे मैनेज करते हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज में इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको आपकी जरूरत के हिसाब से सही ग्रोथ मिल सके। कुछ लोग मेरे से आके पूछते हैं, सर मैं SIP करूं या म्यूचुअल फंड करूं? उनको लगता है कि SIP अलग चीज है और म्यूचुअल फंड अलग चीज है। मैं आपको बहुत सावधानी से एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, SIP म्यूचुअल फंड में रेगुलरली मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका होता है। अब एक सवाल आता है, हर एक के मन में आता है कि म्यूचुअल फंड क्या रिस्की है? क्या म्यूचुअल फंड की इतनी सारी कैटेगरीज रिस्की हैं? क्या उनमें मेरा पैसा डूब सकता है? ये सारे जो प्रश्न है ना, इनका जवाब पाने के लिए आपको किसी ना किसी एक्सपर्ट का हाथ पकड़ना ही पड़ेगा। नहीं पकड़ेंगे तो आप अपने मन से कुछ ऐसे इरेशनल डिसीजन ले सकते हो जो शायद आपको वेल्थ क्रिएशन करने से रोक देंगे। जब बड़ा पैसा बनाने की बात आती है तो उनके दिमाग में आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, टाटा। तो जब वो इनमें इन्वेस्टमेंट करने की बात करता है ना, तो उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं अपना इनका पोर्टफोलियो तो बना लूं, मगर किस परसेंटेज में मुझे कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहिए। डोंट वरी, इट इज नॉट योर सब्जेक्ट ऑफ थिंकिंग। योर सब्जेक्ट ऑफ थिंकिंग इज टू इन्वेस्ट योर मनी थ्रू म्यूचुअल फंड, एंड वहां पे आपका फंड मैनेजर है जो आपके लिए ये सारे डिसीजंस लेता है। और वो डिसीजन इरेशनल नहीं होते, बल्कि रेशनली वो डिसाइड करता है, पूरी रिसर्च करके, पूरी एनालिसिस करके कि मुझे किस कंपनी के स्टॉक्स कब खरीदना है, कितने खरीदना है, कितने समय होल्ड करना है और कब मुझे बेच देना चाहिए। जब आप पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो फंड मैनेजर
आपके पैसे के बदले में आपको कुछ यूनिट्स प्रोवाइड करता है। और ये जो यूनिट्स हैं इनके एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं NAV, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। ये जो नेट एसेट वैल्यू है ये फंड के परफॉर्मेंस के अनुसार और उसकी जो अंडरलाइंग सिक्योरिटीज उसने परचेज करी उसके अनुसार समय समय से घटते बढ़ती चली जाती है। और जो आपकी म्यूचुअल फंड की स्कीम की जो करंट NAV है उसमें यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपको अलॉट की गई है तो आपकी करंट वैल्यू निकल के आ जाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में आती है, मुझे डायरेक्ट ऑप्शन चाहिए या रेगुलर ऑप्शन चाहिए। डायरेक्ट प्लान से मतलब होता है, डायरेक्ट ऑप्शन से मेरा मतलब होता है कि आप म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ जानते हैं और बिना किसी मीडिएटर की हेल्प के, बिना किसी एडवाइजर से एडवाइस लिए आप किसी भी ऑनलाइन ऐप में जाके या म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर लें। डायरेक्ट ऑप्शन में एक फायदा आपका जरूर होता है, वो फायदा है एक्सपेंस रेशियोज का। यानी कि डायरेक्ट ऑप्शन जब आप इन्वेस्ट करते हो तो एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली कम लगता है और जब आप रेगुलर ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा लगता है। रेगुलर ऑप्शन का मतलब क्या हो गया कि आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जब आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो वहां पे वो म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए कुछ ऐसी वैल्यू एडिशन करता है जो आपको फ्यूचर में वेल्थ क्रिएशन में एक कदम ज्यादा हेल्प करता है। जनरली ये कहा जाता है कि जब आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो एक्सपेंस रेशियो जो आज कंपैरेटिवली कम लग रहा है आपको, फ्यूचर में आपको लाखों रुपए का अंतर क्रिएट करके देगा। यस, मैथमेटिकली इट इज वेरी करेक्ट। मगर जो रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, मैंने एनालिसिस किया, मैंने पाया है कि उनके पास में एक एक्स्ट्रा एज होती है। वो एक्स्ट्रा एज क्या है? वो किसी अच्छे एक्सपर्ट की सलाह होती है। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति एक 15 साल 20 साल से म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में लगा हुआ है, वो म्यूचुअल फंड के सारे इन्स एंड आउट्स जानता है। वो ये जानता है कि आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए कौन सी स्कीम सूटेबल होगी और समय समय पे कब किस कंडीशन में आपको स्कीम को चेंज करना है। ये नॉलेज यदि आपके पास है तो यस, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इज गुड फॉर यू। बट यदि आपको लगता है कि नहीं, इंडिपेंडेंट डिसीजंस अपने इन्वेस्टमेंट को लेके नहीं कर पाते, आपको किसी ना किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, किसी ना किसी एडवाइजर के साथ में जरूर जाना चाहिए।